अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? और सबसे पहले रमज़ान मुबारक हो आपको। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे तरीके से रोज़े रखने की तौफीक दे और कबूल करे। प्लीज़ सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। तो बड़ा शुक्रिया होगा आप लोगों का। दुआ कीजिएगा कि जो मैंने टारगेट सेट किए हैं अपनी लाइफ में अल्लाह पाक आसान करे, उनको और अचीव करने के काबिल बनाए, और इस साल के भी जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो सके। बाकी भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। अच्छा, सेकंड थिंग ये कि पेपर्स आपके चेक हो गए हैं और रिज़ल्ट सबमिट करवा दिए मैंने यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को। वही आपको जो है आगे अनाउंस करेंगे रिज़ल्ट। सबसे पहले मैं आज बात करूँगा कुछ पेपर के बारे में। पेपर ठीक किए हैं आप लोगों ने। मैंने भी नरमी रखी है, कोई इस तरीके का मामला नहीं रखा, लेकिन कुछ चीज़ें थी कॉन्सेप्चुअल जो कि लैकिंग रही है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने की, वो नहीं होनी चाहिए थी। मैं पेपर को सीक्वेंशियल फॉर्म में डिस्कस करता हूँ ताकि थोड़ा सा मज़ीद आपको क्लियर हो जाए और लर्निंग हो जाए कि क्या क्या चीज़ें थी और फ्यूचर के लिए आपके वो हेल्पफुल रहें। हमारे पास जी पहला जो सवाल था वो था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड कंट्रोल यूनिट। कि सीपीयू और कंट्रोल यूनिट में डिफरेंस क्या है, पहली चीज़ ये पूछी थी। ये पहला सवाल, इसके तीन पार्ट्स थे, एक एक नंबर के तीनों पार्ट्स मैंने रखे थे। सीपीयू और कंट्रोल यूनिट में बेसिक जो डिफरेंस एक्सपेक्टेड था, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा कुछ ने नहीं लिखा, वो यही था कि कंट्रोल यूनिट आपका बेसिकली पार्ट होता है सीपीयू का। सीपीयू एक कलेक्टिव फॉर्म होती है, कंट्रोल यूनिट उसका पार्ट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग लाइक एडिशन करने के लिए। एडिशन जिस तरीके से मैंने आपको लेक्चर्स में समझाई थी कि कंप्यूटर आपका कैसे एडिशन, नहीं सॉरी, वो एएलयू था कंट्रोल यूनिट, उन एडिशंस को कैसे कंट्रोल करता है और उसको सीक्वेंस को कैसे मेंटेन रखता है, ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। और सीपीयू में बेसिकली कंट्रोल यूनिट के साथ साथ कुछ और पार्ट्स भी होते हैं। आपका कैश मेमोरी होती है और एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर उसके बाद मैंने आपसे कैश मेमोरी का पर्पस पूछा था कि कैश मेमोरी का पर्पस क्या है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है कि कैश मेमोरी बेसिकली आपके जो इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस हैं या वेरिएबल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको कैरी करती है इमीडिएट अवेलेबिलिटी के लिए, कि ये प्रोसेसिंग में डिलेस को डिक्रीज करती है, कि बजाय इसके कि वैल्यू को जाके स्टोर करवाया जाए हार्ड डिस्क पे या वैल्यू को वहाँ से पिक करके लाया जाए, तो उसको करीब ही एएलयू के स्टोर किया जाता है ताकि फास्टली प्रोसेसिंग हो सके। और नेक्स्ट पार्ट इसमें जो पूछा था कि कैश मेमोरी इसके सिस्टम की कॉस्ट में कैसे पार्टिसिपेट करती है, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जिस भी सीपीयू की कैश मेमोरी ज़्यादा होती है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर चीज़ उसकी प्रोसेसिंग को वो फास्ट कर रहा होता है। कैश मेमोरी आपकी एक्सपेंसिव होती है। कैश मेमोरी जितनी ज़्यादा साइज़ की होगी उतनी ज़्यादा वो रिजल्ट्स को, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को या वैल्यूज़ को कंटेन कर पाएगी अपने पास प्रोसेसर के ऊपर, ऑन द प्रोसेसर। तो जितनी बड़ा साइज़ होगा उतना उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। अच्छा जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा उसके तीन पार्ट्स थे, दो दो नंबर के तीनों क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था कि रैम और रोम में डिफरेंस पूछा था मैंने, कैन वी यूज रैम एज ए रोम एंड रोम एज ए रैम, वाई। लास्ट चीज़ ये पूछी थी। रैम एंड रोम के डिफरेंसेस ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स ने सही लिखे। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, थोड़ा सा जो लैकिंग इसमें रही, इसके यूज़ केसेस नहीं बताए कि रोम्स आपकी किस किस्म का डाटा कैरी करने के लिए यूज़ होती हैं। जो कि मैंने आपको बताया था कि इनिशियल स्टार्टअप की बूटअप फाइल्स जो होती हैं विंडोज़ की, वो रोम में, एक एग्जांपल ये थी। कुछ और फाइल्स हैं उनको कैरी करने के लिए भी रोम यूज़ होती है। और रैम आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए यूज़ होती है। फिर मैंने पूछा था कि हम रैम को रोम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। या रोम को रैम के तौर पे बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। रैम को रोम के तौर पे किसी सर्टन केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं, अगर वो केसेस डिपेंड करें। अगर हम इसकी सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं
बड़ा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम से बाहर निकल के जो दूसरी भी मशीन्स हैं जो कि इंडस्ट्री में काम करती हैं उनको भी कंप्यूटर कहा जाता है। जब उधर काम कर रहे हैं तो हम किसी भी रैम को रन टाइम में रोम बना सकते हैं, उसको फाइल्स को फिक्स कर सकते हैं, उसको उसी तरीके से हम लॉक कर सकते हैं, लेकिन सर्टन केसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने पूछा था कि कंप्यूटर नेटवर्क और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में फ़र्क पूछा था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का जो बेसिक फ़र्क है ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स आपका जो है इतना एज सच इसमें फ़र्क नहीं होता, दोनों आपके नेटवर्क्स इंफॉर्मेशन या डाटा को कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें जो फ़र्क है इनकी स्कीम का फ़र्क है, टेक्निक का फ़र्क है। दोनों का अपना क्राइटेरिया है, अपनी स्कीम है, अपनी टेक्निक है, उसके थ्रू कैरी करती हैं। आपकी कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उसकी पैकेट फॉर्मेशन या उसकी जो डाटा डिलीवरी है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर नेटवर्क्स की। इसमें जो हार्डवेयर यूज़ होता है दोनों नेटवर्क्स में वो भी डिफरेंट यूज़ होता है, डिपेंड करता है कि आपका स्नैरियो क्या है। अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा। कंप्यूटर नेटवर्क आपका बेसिकली आईपी बेस्ड होता है, आईपी इसमें होता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में आपकी आईपी नहीं होते, उसकी स्कीम ही डिफरेंट होती है। फिर मैंने पूछा था कि अगर कोई कम्युनिकेट डायरेक्टली कर रहा है एक पर्सन के सामने बैठ के, तो देन आई विल बी यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क और नन के लॉजिकल रीजनिंग। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, इसमें सारों ने फिलोसफिकल जवाब दिए, ना कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ कर रहा होगा ना कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज़ कर रहा होगा। ये एक अल्लाह का नेटवर्क है जो कम्युनिकेशन का मोड अल्लाह ने दिया है, आमने सामने बैठ के उसी को यूज़ कर रहे होंगे। कम्युनिकेशन नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क उस टाइम यूज़ किया जाएगा कि जब दोनों अपने इक्विपमेंट्स इन दोनों नेटवर्क्स के यूज़ किए जाएंगे, देन उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा नेटवर्क है, कम्युनिकेशन है या कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क की स्कीम को यूज़ किया जाएगा, उसके इक्विपमेंट को यूज़ किया जाएगा तो फिर कंप्यूटर नेटवर्क होगा। अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क की स्कीम को यूज़ किया जाएगा उसके इक्विपमेंट को, तो फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा। ओके, अच्छा जी, जो थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाई वी यूज बिट्स और 0 and 1 स्टेट इन कंप्यूटर्स, इज देयर एनी वेरिएशन और कैन बी क्या वैल्यूज़ की वेरी हो सकती है। ये सेकंड पार्ट का जवाब तो ठीक दिया सब स्टूडेंट्स ने कि हम बिट्स की वैल्यू को वेरी नहीं कर सकते, 0 और 1 के दरमियान की वैल्यू को पिक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 0 जो ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और 1 ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। आपकी कंप्यूटर्स हमेशा ऑन एंड ऑफ स्टेट को ही फॉलो करते हैं। आपके इमेज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डाटा इसी तरीके से ट्रांसमिट होता है ऑन एंड ऑफ स्टेट्स को। और क्यों यूज़ करते हैं? क्यों? इसलिए इसकी वजह भी यही है कि दोनों ऑफ स्टेट या ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यही एक बेहतर इंफॉर्मेशन है। इसी की फॉर्म में हम अपनी कम्युनिकेशन को मैच्योर बनाते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था OSI मॉडल के बारे में, जो कि अभी आजकल हम पढ़ रहे हैं। उसकी एक लेयर हमने एप्लीकेशन लेयर पढ़ ली थी। एप्लीकेशन मैंने पूछा कि एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन लेयर को विद रियल टाइम सिनेरियो एंड एप्स के साथ डिस्कस करें। If there is no presentation layer, then will the application layer be enough? If yes, how and where the task of presentation layer will be performed? वर्डिंग थोड़ी सी टैकी थी, बाकी क्वेश्चन सिंपल था कि हमने बेसिकली पढ़ी एप्लीकेशन लेयर थी। आप सबने एप्लीकेशन लेयर के बारे में ही बात करनी थी। प्रेजेंटेशन लेयर को इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन लेयर की ऐप्स मैंने आपको बताई थी, कौन सी ऐप्स हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हैं, किन के थ्रू हम एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं। और अगर प्रेजेंटेशन लेयर ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा कि जी प्रेजेंटेशन लेयर ना हो तो ठीक है काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रेजेंटेशन लेयर अगर नहीं होगी तो उसके टास्क को एप्लीकेशन लेयर को कैरी करना पड़ेगा। वो टास्क क्या है प्रेजेंटेशन लेयर के, आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि किन टास्क को एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। बाकी जो ये लेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एप्लीकेशन लेवल पे क्या काम हो रहा है और प्रेजेंटेशन लेवल पे क्या काम हो रहा है। नाम में हम इसको बेशक घोड़ा खोता जो भी मर्जी दे दें, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप किया जाता है। लेकिन काम तो सारे होने हैं ना, काम तो परफॉर्म होना ज़रूरी है। अगर वो काम परफॉर्म नहीं होंगे, कोई एक अगर हम लेयर उसमें से ख़त्म करते हैं तो दूसरी लेयर को उसको कैरी करना पड़ेगा उस काम को, देन ही आपका पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर कंप्लीट होगा। अगर हम उन कामों को मिस कर देंगे तो वो हायरार्की मिस होगी, वो डिस्टर्ब होगी, तो उसकी फंक्शनैलिटी और ऑपरेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, ये था जी जनाब पेपर के बारे में।
तो ये कुछ चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस तरीके से लिखें आप, लेकिन कुछ डेफिशिएंसी रही स्टूडेंट्स की। मार्क्स में मैंने लीनियंट ही रखा है अपना बिहेवियर, क्योंकि आप लोग बड़े मासूम से स्टूडेंट्स हैं। तो पेपर भी सिंपल था, आप लोगों को इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो आता है जी हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर हमारी नेक्स्ट लेयर होती है ओएसआई मॉडल में। एप्लीकेशन लेयर के बाद जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी एप्लीकेशन लेयर, उसको काफ़ी डिटेल्ड वे में डिस्कस किया था। आज इसकी हम कुछ ऐप्स और इसकी ऑपरेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। इसके जो कुछ काम हैं प्रेजेंटेशन लेयर के, उनको मैं लिस्ट डाउन अगर करूं तो जनरली वो हमारे काम बनते हैं डेटा इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, सबसे इम्पोर्टेंट काम। करैक्टर स्ट्रिंग कन्वर्जन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डेटा कंप्रेशन और ग्राफिक हैंडलिंग, ये कुछ इम्पोर्टेंट काम हैं जो कि प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारे परफॉर्म होते हैं। इन एक्चुअल ये ही परफॉर्म होते हैं, इसके अलावा और तो कोई काम ऐसा सच नहीं है कि जो प्रेजेंटेशन लेयर पे परफॉर्म हो। अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर को इन प्लेस नहीं रखेंगे तो ये सारे काम एप्लीकेशन लेयर को कैरी करने पड़ेंगे, उसको करने पड़ेंगे। वहाँ पर हम अपनी प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि ये काम करें। डाटा इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की मैं बात करूँगा। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे किसी भी सॉफ्टवेयर के अगर मैं सेंडर साइड की बात करूँ, अगर हम सेंडर साइड पर मौजूद हैं, एक सेंडर साइड है एक रिसीवर साइड है, ये हमने बात पहले कर ली थी, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए अभी। सेंडर साइड वो है जो कि डाटा या इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी, रिसीवर साइड वो है जो कि रिसीवर साइड पर रिसीव करेगी। सेंडर साइड पे आपका जो है टॉप टू बॉटम जो है इम्प्लीमेंटेशन ओएसआई मॉडल की चलती है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से। और रिसीवर साइड पे इसके उलट हमारी ऑपरेबिलिटी चलती है और टिल अपवर्ड एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचती है। ठीक है, अगर सेंडर साइड पर हम हैं, कोई भी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आप मिसाल ले लें स्काइप की, आप मिसाल ले लें किसी भी एक्सप्लोरर की, कि जिससे आप डाटा सेंड करने लगे हैं। अब डाटा सेंड करते हुए ही आप इनक्रिप्ट करेंगे डाटा को। एप्लीकेशन लेयर पे क्या काम होगा, जो हमने लास्ट एप्लीकेशन लेयर पढ़ी थी, वो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करेगी, उसको सिंक्रोनाइज करेगी। वो सॉफ्टवेयर अगर स्काइप है तो वो स्काइप ऑपरेशनल हो कि हमारी स्पीच को रिकग्नाइज कर सके और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर स्काइप की तमाम ऑपरेबिलिटी और उसके ऑपरेशंस को देखा जाएगा। जब उसने जैसी स्पीच को कलेक्ट किया या मैसेज को कलेक्ट किया, तो अब मैसेज ने डाउनवर्ड नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में भेजने से पहले उसको एंटरटेन करेगी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर उसके ऊपर काम करेगी सबसे पहले डाटा इंक्रिप्शन का, अगर रिक्वायर्ड है तो। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर डाटा इंक्रिप्शन नहीं होगा। हो सकता है कि अगले कोई काम रिक्वायर्ड हो तो वो काम परफॉर्म किए जाएंगे। डाटा इंक्रिप्शन बेसिकली होती क्या है ये मैं आपको बता दूं। डाटा इंक्रिप्शन आपका जो डाटा हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने नेटवर्क के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ही नेटवर्क है जिसको सब शेयर कर रहे होते हैं, इसी के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो बाज़ औक़ात आप मैसेज को ऐसी फॉर्म में रखते हैं कि जो कि इंटरमीडिएट लोग जो हैं रास्ते में अगर उस मैसेज को रिसीव भी कर लेते हैं तो समझ ना सके, सेंडर और रिसीवर ही उसको समझ सके। इंफॉर्मेशन की या मैसेज की शक्ल को बदल देते हैं। बदलते कैसे हैं? आपकी कंप्यूटर ऑपरेशन और प्रोसेसिंग के थ्रू ही बदलते हैं। उन ऑपरेशन या प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए कीज़ यूज़ होती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज़। ये कीज़ आपकी सेंडर और रिसीवर के पास, दोनों के पास होती हैं और वो ही इसको कर सके। ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है ताकि
सिक्योरिटी को इन्हेंस किया जा सके, इंटरमीडिएट लोग उसको डाटा या इंफॉर्मेशन को रिसीव करके समझ ना सकें। अगर वो समझ लेंगे तो क्या करेंगे, या तो वो उसको चेंज कर देंगे या कुछ और करेंगे, ओरिजिनल मैसेज की नहीं पहुंच पाएगा, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो नहीं बरकरार रह पाएगी। तो डाटा इंक्रिप्शन इस चीज़ का नाम है। डाटा इंक्रिप्शन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, जितने भी बनाए हुए हैं स्टैंडर्डाइज्ड एल्गोरिदम्स हैं, वो बेसिकली आपके प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। सेंडर साइड पे इंक्रिप्शन होगी और रिसीवर साइड पे डिक्रिप्शन होगी। जब रिसीवर एंड पे आपका वो मैसेज, आपका वो डाटा रिसीव किया जाएगा तो उसके भी सिस्टम के ऊपर पूरा ओएसआई मॉडल अगर चल रहा होगा तो प्रेजेंटेशन लेयर पे आके वो डाटा आपका डिक्रिप्ट होगा और ऊपर एप्लीकेशन लेयर को हैंड ओवर किया जाएगा। सेंडर साइड पे एप्लीकेशन लेयर हैंड ओवर करती है प्रेजेंटेशन लेयर को, और रिसीवर साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर को हैंड ओवर करती है आफ्टर डिक्रिप्शन। ओके हो गया, ये हमारा डाटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। बेसिकली डाटा की शक्ल को बदला जाता है, बदला आपके कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद ही बदला जाता है, और कोई उसका तरीकाकार नहीं होता बदलने का। उसकी एडिशंस और उसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद वो सिस्टम में डिफाइंड होती हैं, उसी की बेस के ऊपर उसको चेंज किया जाता है और फिर डिक्रिप्ट किया जाता है ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट काम आपका प्रेजेंटेशन लेयर पर आता है वो करैक्टर या स्ट्रिंग कन्वर्जन का आता है। करैक्टर आपका जो है बेसिकली, करैक्टर हमारी बिट्स की रिप्रेजेंटेशन को करैक्टर कहा जाता है, और स्ट्रिंग भी इसी तरीके से होता है। क्योंकि जब आपने कोई भी चैट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी चैटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन लेयर उसको डील करेगी, आप कोई वर्ड लिखेंगे हेलो, उस हेलो वर्ड को कन्वर्ट तो करना है ना, किस में, बिट्स में। बिट्स में कन्वर्ट होगा तो फिर नीचे वाली लेयर्स, जिस तरह सेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो तभी उसको समझ पाएंगे ना। उस कन्वर्जन को हम परफॉर्म करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे, क्योंकि हेलो वर्ड एज इट इज़ तो हमारा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, कम्युनिकेट नहीं हो सकता, वो आफ्टर कन्वर्जन ही ट्रांसमिट होगा। इधर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन आएगी कि सर हम तो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में जैसे ही करते हैं तो वो एप्लीकेशन भी उसको कन्वर्ट करती है, तो ये कौन सी कन्वर्जन है? क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर को मैसेज कहेंगे हेलो, तो सॉफ्टवेयर का भी काम है ना उसको बिट्स में कन्वर्ट करे, तभी आपका कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर को तो नहीं पता हेलो वर्ड क्या है, वो कन्वर्जन सॉफ्टवेयर भी करेगा, तभी कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करेगा ना एप्लीकेशन लेयर पे। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन सी कन्वर्जन हो रही है? आपकी जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर एप्लीकेशन जो कन्वर्जन करती है वो कंटिन्यूस स्ट्रीम को कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल एच की जो 8 बिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगी, ई की और फिर डबल एल की और ओ की जो जो बिट्स हैं। ये कंटिन्यूस स्ट्रीम अगर एच ई डबल एल ओ ये 5 आपके बनते हैं, अगर 8 बिट में हम एक करैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये 40 बिट्स बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम 8 बिट्स में एक एच को रिप्रेजेंट करते हैं तो टोटल 40 बिट्स बन जाएंगी। 40 बिट्स की कंटिन्यूस स्ट्रीम जो है उसमें कोई मीनिंग नहीं जनरेट हो रहा होगा, एप्लीकेशन ने तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब मीनिंग निचली लेयर्स को कैसे पता चलेगा कि एच को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ई को और डबल एल को और ओ को कहाँ कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है और कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसकी अरेंजमेंट जो है बिट्स की वो प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर की जाती है। बिफोर हैंडलिंग टू अदर लेयर्स उनको अरेंज किया जाता है। ठीक है, ये हमारी ये वाली कन्वर्जन हो रही होती है। ओके हो गया। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट काम जो किया जाता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे, वो डाटा कंप्रेशन का किया जाता है। डाटा कंप्रेशन बेसिकली आपकी होती है कि आपके पास जो भी बल्कि डाटा है, बाज़ औक़ात आप उसको ट्रांसमिट करने से पहले कंप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहीं जाना हो, आपका जितना सामान है, सामान बिखरा होता है, उसको पैक करते हैं ना बैग में, किसी ना किसी तरीके से ज़बरदस्ती पैक करते हैं ताकि वो कैरी किया जा सके। क्यों करते हैं पैक? कि ईजीली कैरी किया जा सके या कम से कम स्पेस को वो ऑक्यूपाई करे।
स्पेस को बचाने के लिए, फिर उसकी प्रोसेसिंग को बचाने के लिए। अगर वो फैला रहे तो आपको ज़्यादा एनर्जीज चाहिए होंगी, ज़्यादा बंदे चाहिए होंगे उसको कैरी करने के लिए। अगर आप उसको इकट्ठा कर लेंगे, एक जगह पे बंद कर लेंगे, तो स्पेस आपकी गाड़ी, जिस भी गाड़ी में जाएंगे उसमें भी स्पेस वो कम लेगा सामान, उसको कैरी करने में, प्रोसेस करने में भी आपको आसानी होगी। इसी तरीके से अगर आप कंप्रेशन करते हैं तो इसमें डाटा को भी कंप्रेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है एक जगह पे, ताकि वो कम से कम, फॉर एग्जांपल अगर एक डाटा है वो 1000 बिट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जब हम उसे कंप्रेस करेंगे तो फॉर एग्जांपल वो लेट्स सपोज 600 बिट्स के ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसका एक लेवल होता है, उस लेवल तक हम कंप्रेस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम कंप्रेस करेंगे तो डाटा हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा, डिस्टर्ब होना, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर कंप्रेशन के हैं वो डिफरेंट हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर काम करती हैं। उनके मुताबिक ही कंप्रेशन होती है, उस लेवल के मुताबिक, जितना वो लेवल होता है उस लेवल की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए उतनी कंप्रेशन परफॉर्म की जाती है, और ताकि हम मज़ीद नेटवर्क के अंदर फ्लोट कर सकें। फ्लोट करने से पहले डाटा को इकट्ठा करके कंप्रेस किया जाता है, और इसी तरीके से रिसीवर साइड पे डीकंप्रेस किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर पे। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम जो किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर पे, वो ग्राफिक हैंडलिंग का किया जाता है। ग्राफिक हैंडलिंग आपकी बेसिकली क्या है, ग्राफिक्स, आप बहुत सारे जो कम्युनिकेशन है हमारी ग्राफिकल कम्युनिकेशन होती है, जस्ट मैसेजेस की कम्युनिकेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल यूट्यूब इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। हम उस पर मूवीज़ देखते हैं, क्लिप्स देखते हैं यूट्यूब पे, तमाम की तमाम कम्युनिकेशन ग्राफिकल कम्युनिकेशन है। अब नेटवर्क पे आप फॉर एग्जांपल एक मूवी हम देखने लगे, 2 घंटे की मूवी है। अब नेटवर्क को तो नहीं पता कि कौन सा सीन पहले या कौन सा बाद में है, उसने तो, नेटवर्क का तो काम है कैरी करके लाना 2 घंटे की मूवी को सेंडर से रिसीवर साइड तक, या सेंडर साइड ने भेजनी है या रिसीवर साइड ने रिसीव करनी है। नेटवर्क ने तो कैरी करना है, वो तो कैरियर है, रोड के ऊपर तो कैरी होना है, सामान आप भेज रहे हैं रोड के ऊपर तो कैरी होना है। एक घर से दूसरे घर में आप शिफ्ट हो रहे हैं तो रोड के ऊपर मल्टीपल, आप अगर फॉर एग्जांपल 4 ट्रक्स हैं आपके, 4 ट्रक्स आप उसके ऊपर सामान लोड करते हैं, जाता है, तो रोड को तो नहीं पता ना कि कौन सा सामान पहले पहुंचेगा, कमरा नंबर 1 का, कमरा नंबर 2, 4 कमरे हैं तो 4 कमरों का सामान कैसे कैसे पहुंचेगा, कमरा नंबर 1 का पहले पहुंचे या 2 का। रोड के ऊपर तो जो है बस जा रहा है, रोड का काम है कैरी करना। बेशक कमरा नंबर 4 का ट्रक आगे चला जाए, कमरा नंबर, रूम नंबर 1 का ट्रक पीछे ही रहे, रोड ने तो एक मीडियम देना है उसको कि वो चला जाए। जब वहां पे रिसीवर साइड पे पहुंचेगा तो वहां पर जाकर स्टॉप किया जाएगा कि रूम नंबर 1 का ट्रक ही पहले पहुंचे, उसका सामान ही पहले अंदर जाए, फिर रूम नंबर 2 का, फिर रूम नंबर 3 का, रूम नंबर 4 का। इसी तरीके से सेंटर साइड से भी रूम नंबर 1 का पहले भेजा जाए, 2 का, 3 का, 4 का। तो ये जो इसकी सीक्वेंस है, इसको दोबारा सेंटर साइड से भेजना और रिसीवर साइड पे सीक्वेंस को दोबारा गेन करना। मूवीज में, अभी आपको रूम्स में तो नहीं इतनी समझ आएगी, लेकिन मूवीज में फॉर एग्जांपल जो 10वें मिनट का क्लिप है वो पहले मिनट में नजर आना शुरू हो जाए, और पहले मिनट का क्लिप 10वें मिनट में नजर आ रहा हो तो मूवी का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो ये सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तमाम आपकी इंफॉर्मेशन और डाटा सेंटर साइड से डिलीवर होने के बाद रिसीवर साइड पर पहुंच जाता है, लेकिन रिसीवर साइड पे पहुंचने के बाद उसकी सीक्वेंसिंग करना ग्राफिकल डाटा की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ग्राफिकल डाटा की सीक्वेंसिंग करेंगे तभी उसका असल मीनिंग जनरेट हो सकेगा, उसको समझ पाएंगे। वो तमाम सीक्वेंसिंग करना ये प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर काम होता है। इसके लिए भी कुछ टूल्स यूज होते हैं जो कि इसकी सीक्वेंसिंग को मेंटेन करते हैं। टूल्स कौन से हैं? आपके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो तो यूट्यूब की एप्लीकेशन है, उसको रिसीव करेगी, लेकिन नीचे से जो डाटा सीक्वेंस होके उसको यूट्यूब को मिलेगा तो वो थ्रो करेगी ना, आगे शो करेगी। तो मूवी का जो डाटा है उसकी सीक्वेंसिंग सारी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है। ओके, ये इसके प्राइम काम है प्रेजेंटेशन लेयर के। अब इनमें से कोई भी काम आपसे कोई पूछे कि जी ये किस लेयर पे होता है, तो आप डायरेक्टली बता सके
कि ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर काम होता है, और इन कामों के बारे में अगर कोई पूछे तो ये मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा दिया। इस कामों की अपनी अपनी पूरी पूरी दुनिया है आगे। इंट्रोडक्टरी कोर्स है, हम इसको इंट्रोडक्शन लेवल पर रखेंगे तमाम कामों को। बाकी आप मज़ीद कोर्सेज में इनकी डिटेल को स्टडी करेंगे, इनकी डिटेल्स को देखेंगे। जिस तरीके से डाटा इंक्रिप्शन है, इसकी क्रिप्टो सिस्टम्स की पूरी फील्ड है। डाटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी की, उसमें तमाम इसी को ही पढ़ा जाता है। करैक्टर कन्वर्जन, स्ट्रिंग कन्वर्जन इसकी डिफरेंट फील्ड है। डाटा कंप्रेशन के ऊपर पूरी डिफरेंट फील्ड है, उसमें काम किया जा रहा होता है। और ग्राफिक्स के ऊपर कंप्यूटर ग्राफिक्स की कंप्लीट फील्ड है। अगर कोई पढ़ना चाहता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो मैं पढ़ा रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी में भी। तो जो मेरा चैनल है उस पर कंप्यूटर ग्राफिक्स के लेक्चर्स अपलोडेड हैं। कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स को देखना चाहे कि क्या होता है तो वो वहाँ से लेसन कर सकता है, लेक्चर्स को देख सकता है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट को तो मुझसे पूछ सकता है। वो बेसिकली मैं 6th और 7th सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। इन फील्ड्स में जितना आगे जाते जाएंगे पूरी एक दुनिया चलती जाती है। इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे बेसिकली हमारे यही काम हो रहे थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। हमारी सेशन लेयर है उसके ऊपर क्या काम हो रहा होता है, उसके बाद फिर हमारा नेटवर्क शुरू हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर पे। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेयर्स हैं। और उसके बाद लास्ट जो फिजिकल लेयर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह, डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, परेशानी हो तो मुझसे आप कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ डायरेक्टली पूछ लें और उसको क्लियर कर दिया जाएगा। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।